हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट बुद्धिज़्म फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और पहले ही हम लोग आधे इसके पार्ट जो बुद्धिज़्म के पार्ट हैं वो हम लोग कर चुके हैं। वो चैनल की प्लेलिस्ट में बुद्धिज़्म फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। और आज का जो टॉपिक है हमारा, हम लोग वो निपटाते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में कि जो बुद्धिज़्म की ब्रांचेस कितने कितने प्रकार में बटी हुई हैं। हम लोग बात करें कि बुद्धिज़्म 3 प्रकार में बटा हुआ है। तो सबसे पहला है हीनयान, फिर है महायान, फिर तीसरा है वज्रयान। तो कौन-कौन से हैं इनके बारे में थोड़ी गहन चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीनयान के बारे में। तो बेसिकली ये ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर पाया जाता है। और ये क्या है, ओल्डेस्ट सेक्ट है बुद्धिज़्म की, यानी कि सबसे पुरानी शाखा है बुद्धिज़्म की। और इनका विच बेसिकली ये मानना है कि ये जो बुद्धा हैं, बुद्धा थे, उनकी जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उनको ही मानेंगे। अब हमने देखा था कि काउंसिल्स के अंदर बहुत बार रिचुअल्स को चेंज कर दिया गया था, पर इन लोगों का मानना ये है कि जो बुद्धा की ओरिजिनल उन्होंने जो कहा है वही मानेंगे। तो ये मानना है इनका। और इनका मानना है कि बिलीव्ड इन इंडिविजुअल सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो महायान के बुद्धिज़्म होता है, इसमें क्या होता है कि ग्रुप्स में लोग बना लेते हैं और कहते हैं साथ में हम लोग ध्यान करेंगे और साथ में ही ग्रुप्स के अंदर सेलिब्रेशन ले लेंगे। पर हीनयान लोगों का मानना ये है कि इंडिविजुअल सेलिब्रेशन लेंगे, यानी कि दुनिया में इंसान अकेला आया है और अकेला ही उसे सेलिब्रेशन पाना है। तो ये इंडिविजुअल सेलिब्रेशन में बिलीव करते हैं। डू नॉट बिलीव इन आइडल्स, यानी कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं कि कोई भगवान को मूर्ति में नहीं माने। जैसे कि बुद्ध जी हमसे कह गए थे कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, तो बिल्कुल उनके ही समझ लो डिटो विचारधारा पर चलते हैं ये। बिलीव इन कंडक्ट, यानी कि ये कर्म पर भरोसा करते हैं, कर्मा पर बिलीव है इन्हें। ऐसा नहीं है कि महायान की तरह, या फिर मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, पर महायान की तरह ही क्योंकि महायान में ये होता है कि वो लोग बहुत भगवान को पूजते हैं, उनकी याचना वगैरह करते हैं, पर इसमें नहीं किया जाता की जाती है। हम लोग बात करेंगे महायान के बारे में। तो महायान के अंदर क्या है, इसका जस्ट अपोज़िट, हम एक तरीके से कहें हीनयान का जस्ट अपोज़िट क्या है बिल्कुल महायान वाला है। यानी कि ये बुद्धिज़्म को तो मानते हैं, पर उनके रिचुअल्स को नहीं मानते हैं और ये ओरिजिनल टीचिंग्स को नहीं मानते हैं उनकी। मतलब मानते तो हैं पर फ़ॉलो नहीं करते। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया। यानी कि उनकी टीचिंग्स तो मानते हैं पर उनको फ़ॉलो नहीं करते हैं। और तीसरा क्या है, बिलीव इन इंडिविजुअल सेल, हमने इसमें पढ़ा था बिलीव इन इंडिविजुअल सेलिब्रेशन। तो अब हम लोग इस महायान में कहेंगे, अब ये लोग ग्रुप सेलिब्रेशन में बिलीव करते हैं। यानी कि अब ये इन लोगों का मानना ये है कि हम लोग अपने भाई को बुलाओ, दोस्त को बुलाओ, चाचा को बुलाओ, मौसी को बुलाओ, सब लोग साथ में ही हम लोग क्या ले लेंगे, सेलिब्रेशन ले लेंगे। और चौथा पॉइंट क्या है इनका, चौथा पॉइंट ये है कि ये लोग क्या करते हैं, भगवान मूर्ति पूजा करते हैं। यानी कि ये इन लोगों का मानना ये है कि हम लोग भगवान बुद्ध को पूजेंगे, उनकी आरती करेंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगी, सेलिब्रेशन मिल जाएगी। और ये मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किसके बारे में, महायान के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे वज्रयान के बारे में। तो वज्रयान ज़्यादातर बिहार और बंगाल वाले पार्ट में ही माना जाता है। इसके अंदर मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बिहेवियर करना पड़ता है खास प्रकार का। इसमें ये होता है कि जादुई शक्तियों का, जादू टोटकों का काम होता है। तो मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है सेलिब्रेशन पाने के लिए। तो ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा लिमिटेड ही है ये। उम्मीद है कि आपको ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज़्म समझ में आई हों। और मिलते हैं हम लोग अब बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लिटरेचर ऑफ बुद्धिज़्म। अब हम लोग बात करेंगे लिटरेचर ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में। कौन-कौन सी लिटरेचर की किताबें लिखी हैं उनके। तो अगर हम लोग बात करेंगे लिटरेचर की, तो लिटरेचर में पहला नाम आता है हमारा किसका, विनय। सॉरी फॉर दैट वॉइस प्रॉब्लम। पर हम लोग बात कर रहे थे लिटरेचर ऑफ बुद्धिज़्म की। तो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विनय पिटका के बारे में। तो विनय पिटका, जैसा कि हमने फर्स्ट काउंसिल पढ़ी थी, तो आपको लोगों को याद होगा कि वहाँ पे जो विनय पिटक और सुत्त पिटक लिख दी गई थी, कंपाइल कर दी गई थी, किसके द्वारा, उपाली और आनंद के द्वारा। तो विनय पिटका लिखी है किसने, विनय पिटका लिखी है उपाली ने, और सुत्त पिटका लिखी है आनंद ने। तो बेसिकली हाँ, लिटरेचर के अंदर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। 4 बुक्स ये हैं और 4 बुक्स ये हैं। तो 8 किताबें ही हम लोगों को पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो हम लोग बात कर रहे थे उपाली के बारे में। तो उपाली ने कौन सी के मतलब कि जो विनय पिटका लिखी है, इसमें क्या लिखा है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ संघास, यानी कि संघ की ग्रेजुअल डेवलपमेंट, यानी कि धीमे-धीमे कैसे-कैसे जो संघ थे वो डेवलप होने लगे थे। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि
संघ को कोई भी एडॉप्ट कर सकता था, कोई भी आके जॉइन कर सकता था। क्यों? कोई राजा हो या फिर मंत्री हो या फिर कोई भी आम आदमी हो, सब इक्वल होते थे इसमें और सबको एक कटोरा दे दिया जाता था और ज़मीन में लेटना पड़ता था। मतलब इसमें किसी को बुरा या फिर अच्छा नहीं, मतलब बहुत डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था इसके अंदर, संघ के अंदर बिल्कुल भी। ये मैं देखने को मिलता था। पर ये था कि जो महिलाएँ थीं वो संघ को जॉइन नहीं कर सकती थीं, केवल मेल जो आदमी थे वही संघ में जाते थे। तो अब बहुत बात क्या हुआ कि बहुत सी औरतों की इच्छा होने लगी कि उन्हें भी संघ के अंदर जाना है। तो इनके जो सदस्य थे आनंद, तो उन्होंने उनसे कहा गौतम बुद्ध से, भैया कि अब महिलाएँ भी आना चाहती हैं। इवन कि इन्होंने कहा कि आपकी माताजी जिन्होंने आपको पाला है, वो भी तक इसमें संघ में आना चाहती हैं। पहले तो उन्होंने मना कर दी, पहले तो वो मना कर रहे थे गौतम बुद्ध कि अगर बीच में इन अगर मेल और फीमेल के बीच में अगर इंटरेक्शन हुई, तो ये हो सकता है कि इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत अट्रैक्शन आ जाए। तो अगर अट्रैक्शन हुई तो आपको पता है कि मेल और फीमेल के बीच में अट्रैक्शन होती है तो क्या होता है। तो वही इनके दिमाग में भी चल रहा था कि हाँ, अट्रैक्शन हुई तो अच्छा नहीं होगा। हमारा धर्म दूषित हो जाएगा तो बढ़िया नहीं रहेगा। तो इन्होंने कहा कि आपकी माता भी चाहती हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम एक काम कर लेंगे, मतलब कि अलग-अलग सेक्ट बना दिए फिर कि महिलाएँ अलग रहेंगी और मेल अलग रहेंगे। जब तक जीवित रहे ये लोग तब तक तो ठीक था। पर आने वाले समय में थोड़ा सही नहीं रहा, क्योंकि प बाद में स्टार्टिंग में तो उन्होंने भी परमिशन दे दी गौतम बुद्ध ने, तो करवा लो, महिलाओं को ही बुला लो। फिर धीमे-धीमे ये समय के साथ-साथ हुआ क्या, स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, दोनों का अलग-अलग मतलब इंटरेक्शन वगैरह नहीं होने देते थे, पर महिलाओं के लिए भी बन गया था अलग से सेक्ट। पर समय के साथ-साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगीं और इंटरेक्शंस भी बढ़ने लगीं, मेल और फीमेल के बीच में। फिर आप लोग खुद समझदार हैं क्या होता है। तो एक्चुअली यही कुछ रीज़न थे और आने वाले समय में ये भी कुछ रीज़न बने, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म का थोड़ा बहुत डिक्लाइन हो गया उस समय पर। और हम लोग बात करेंगे अब इनकी विनय-पिटका के बारे में। तो हमने अभी हाल बात की थी कि इन्होंने ग्रेजुअल डेवलपमेंट लिखी थी, किसके बारे में? संघ की ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स के बारे में लिखा था और इन्होंने जो बुद्ध थे उनकी लाइफ़ के बारे में, उनकी टीचिंग के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। और हम लोग बात करेंगे सुत्त पिटक की। तो इनके कुछ डिसाइपल्स हुए, जैसे कि रिलीजियस डिसाइपल्स वगैरह हुए, तो इन्होंने कुछ अपनी स्पीचेज़ वगैरह डिलीवर की थी, तो उसके बारे में कुछ लिखा है। और जो बुद्धिज़्म के मतलब बुद्धिज़्म के अंदर लोग क्या-क्या मानते हैं, वो सब के बारे में लिखा। प्रिंसिपल क्या होते हैं बुद्धिज़्म के, वो सब उन सब चीज़ों के बारे में लिखा। और अभी धम्म-पिटक किसने लिखी थी? ये लिखी थी मोगालीपुट्टा ने लिखी थी, मोगालीपुट्टा तिस्सा ने लिखी थी। और हम लोगों ने देखा था कि वो थर्ड काउंसिल को लीड भी कर रहे थे, यानी कि चेयरमैन भी थे। और इन्होंने उसके अंदर जो मतलब कि जो बुद्ध की टीचिंग थी, उसके पीछे की जो रीज़निंग थी, वो इस किताब में लिखी थी कि क्या रीज़न है, इसकी वजह से जो बुद्ध हैं उन्होंने ये जो फ़िलॉसफ़ी लिखी है या फिर ये टीचिंग्स वगैरह दी हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है? उस कारणों के अच्छे से इन्होंने डिटेल में इसके अंदर लिखा था। फिर हम लोग बात करेंगे जातक स्टोरीज़ की। तो जातक स्टोरीज़ के अंदर क्या हो रहा था, उस समय पर जो जैनिज़्म है, मैं पहली बता दूँ कि मैंने भी ये कहीं न कहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं अपने मन से नहीं बता रहा या फिर सुना हुआ है। मेरा इसमें कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, क्योंकि उस समय पर क्या था कि धर्म को फैलाने के लिए बहुत से लोग अलग-अलग कोशिशें करते हैं। तो उस समय पर हमें देखने को मिल रहा था कि जो हिंदू धर्म था वो थोड़ा हिंदुइज़्म था वो थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा था उस समय पर, और करप्शन भी हो गई थी उसमें। तो फिर अच्छे कौन धर्म दिख रहे थे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नए-नए उभर रहे थे ये जैनिज़्म और सिखिज़्म। सॉरी, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, सिखिज़्म तो बहुत ज़्यादा लेट में आया था। तो अब ये दोनों धर्म आ रहे थे, तो अब दोनों अच्छे नॉर्मली अगर देखा जाए तो टीचिंग्स भी सिमिलर थी इन लोगों की। तो लोग लुभाने के लिए क्या कह रहे थे, अब किसका जिसका धर्म पुराना होगा, तो उसी को मान लिया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन, मैंने भी किसी टीचर वगैरह सुनी है। तो फिर हुआ क्या कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जो हमारे जैनिज़्म के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे जो महावीर हैं, ये तो 24वें तीर्थंकर हैं, यानी कि कितना साल पुराना ये धर्म है। तो फिर बुद्धिज़्म वाले थे, तो उन्होंने अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा, मैं केवल जो बता रहा हूँ, जो मैंने सुना है टीचर्स वगैरह से, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बुद्धिज़्म है उसमें हुआ क्या था कि उन्होंने और ज़्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए कह दिया कि जो मतलब बुद्ध हैं, उनका ये बहुत मतलब बहुत लेटवाँ जन्म है। इससे पहले भी उनके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा जातक स्टोरीज़ में, जैसे 550 उनके पहले ही जन्म हो चुके हैं। तो अब उनके जन्मों के बारे में, जन्मों का प्रूफ देने के लिए जातक स्टोरीज़ लिखी गईं। यानी कि उनके जो पहले के जन्म थे, उनकी कहानियाँ हैं। यानी कि 550 जो उनके पहले जन्म हो चुके हैं, उनकी कहानियों के बारे में किसमें लिखा है? इन जातक स्टोरीज़ के अंदर ही लिखा गया है।
हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मिलिंदो पन्हो के बारे में। तो बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर कन्वर्सेशन लिखी हुई है किसके के बीच में, ग्रेको बैक्टीरियन किंग जिसका नाम मेनेंडर था और एक बुद्धिस्ट मॉन्क जिनका नाम नागसेन था। इनके बीच में जो वार्तालाप हुई है उसको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिख दिया गया है। तो हमारे इस ग्रंथ के अंदर ये लिखा है। और हम लोग बात करेंगे कथा वस्तु के बारे में। तो ये क्या है, एक हीनयान ग्रंथ है और ये पहली किताब है जो कि लिखी गई थी किसमें, संस्कृत में लिखी गई थी। तो हम लोग बात करेंगे हीनयान की। तो अगर हम लोगों ने हीनयान की बात की थी, तो हीनयान के अंदर क्या बताया था कि जो बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग थी उनको फॉलो करते थे ये लोग। तो अब मान चलिए कि अब ये अपने आप को थोड़ा स्टैंडर्ड समझने लगे थे, इसलिए इन्होंने क्या किए, संस्कृत का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। नॉर्मली हम लोग देखते थे जो जो आम भाषा होती थी उसमें लिखा जाता था, पर अब क्या हुआ कि इन्होंने संस्कृत को मतलब लिखना स्टार्ट कर दिया संस्कृत में। तो फिर लोगों ने कहा भैया आप जब हमारे हिंदू जो वेद हम वेद वगैरह थे ये संस्कृत में लिखे, तो हम आपकी अब आपके धर्म क्यों क्यों पढ़े, तुम अपने धर्म ही ना पढ़ लें फिर। इस वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होने लगी थी लोगों को कि भैया इन्होंने संस्कृत में क्यों लिख दी थी। और हम लोग बात करेंगे ये क्या लिखा है, महाविवासा सत्रा। तो ये एक एनसाइक्लोपीडिया है किसकी, बुद्धा की। मतलब कुछ भी आपको अगर मतलब सर्च करना हो इसके अंदर, बुद्धिज्म के अंदर, तो आप लोग इसमें सर्च कर सकते हैं। इतनी मतलब डिटेल से जानकारी लिखी है। अब हम लोग बात करेंगे महावंशा के बारे में। तो बेसिकली सॉरी, दीपवंशा और महावंशा के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर श्रीलंका और पाली लैंग्वेज हिस्ट्री लिखी हुई है किसकी, पाली लैंग्वेज की और श्रीलंका की। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें श्रीलंका कहाँ से आ गया? तो अगर आप लोगों को पता हो कि हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि जो अशोक थे उसमें उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था कि वो जो बौद्धिज़्म के प्रचार कर सकें और उनकी जो द्वारा दी गई अशोक के द्वारा टीचिंग्स वगैरह थी बौद्धिज़्म के अंदर, वो स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका भेजा था उन्होंने। तो इस वजह से उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। और आज का जो वीडियो था हमारा केवल यहीं तक के लिए था। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मैंने शायद थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करके बोल दिया था इसमें, तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले और अच्छे एक्सप्रेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।